ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार उसका तेजी से रिवीजन करते हैं और एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि एक क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हुई है, क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी है। दूसरी बात ये है कि इन सब अप्रोचेस में अंतर क्या है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सबसे प्रायर इकोनॉमिक मॉडल था वो क्लासिकल मॉडल था या क्लासिकल इकोनॉमिक्स थी। और ये इस बात पे बल देती थी कि फ्री मार्केट सिस्टम होना चाहिए, फ्री ट्रेड सिस्टम होना चाहिए और गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम होना चाहिए, सरकार को बाजार में बहुत कम हस्तक्षेप करना चाहिए। मीन्स what is the capitalistic economy's principles are government should intervene at minimum level in market. Second thing, there should be free market system and free trade system, and market would market would be uh, mm, controlled by, operated by इनविजिबल हैंड। ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो कहता है कि देखिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट अपने आप। एक टर्म यूज किया गया इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ, जिसका मतलब है भाई मांग और पूर्ति की शक्तियाँ। ये इन मार्केट मांग और पूर्ति की, डिमांड और सप्लाई की जो है शक्तियों के द्वारा ही संचालित होता है। जिस चीज़ की डिमांड होगी मार्केट अपने आप उसको प्रोड्यूस करेगा और उसके रेफरेंस में मार्केट अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। जैसे देयर इज नो नीड टू इंटरवीन इन मार्केट फॉर गवर्नमेंट। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। और इसके बेस पे जो इकोनॉमिक मॉडल डेवलप हुआ मैंने आपको बताया था, उसे हम बोलते हैं कैपिटलिज्म। याद रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे, कैपिटलिज्म। ये मॉडल जो है कैपिटलिज्म कहलाया। ठीक है। अच्छा, ये मोस्टली फिलोसफिकल अप्रोच था, फिलोसफी बेस्ड आइडियाज थे। और इसमें जो नियो क्लासिकल आइडियोलॉजी आई उसने मैथमेटिकल अप्रोच को इंक्लूड किया। आप ये कह सकते हैं कि जो मैथमेटिकल एनालिसिस है या स्टैटिकल एनालिसिस है उसको इंड्यूस किया नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने। और जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था कि इन्होंने यूटिलिटी एनालिसिस करना शुरू किया, मार्जिनल कास्ट एनालिसिस करना शुरू किया। तो इस तरह से जो है स्टैटिकल और मैथमेटिकल अप्रोच को इंड्यूस करने का अगर कोई किसी को जो है क्रेडिट जाता है तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स और इसके जो है इकोनॉमिस्ट को जाता है। अब इसके बाद आते हैं किन्सियन इकोनॉमिक्स आती है। जैसा कि मैंने बताया, इट इज प्रपोनेड बाय जॉन मिनार्ड किन्स और इट वाज डेवलप्ड इन द पीरियड ऑफ और era ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, ऑफ 1930s। ये भी याद रहना चाहिए कि 20वीं सदी का कौन सा दशक महान मंदी का दशक कहा जाता है। विच डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी इज नोन एज ग्रेट डिप्रेशन सेंचुरी। तो 1930s का डिकेड जो है वो क्या कहलाता है, महामंदी का दशक, है ना। आफ्टर दैट हमारे यहाँ 21st सेंचुरी में पूरी दुनिया में जो सबसे पहली मंदी आई वो 2008 में आई, है ना, अमेरिका में। और उसके बाद फिर अभी कोविड की वजह से जो मंदी आई वो एक अलग चीज़ है, बाद में देखा जाएगा। किन्सियन इकोनॉमिक्स जो है वो क्या कहता है, उसकी प्रिंसिपल क्या है। वो ये कहता है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर की भी अपनी एक लिमिटेशन है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए सारे काम नहीं कर सकता है। और वो ये भी उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है अगर ये इतना इफेक्टिव होता है ना तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन है उसके कुछ सोल्यूशन तो बताता। if it was so much effective then it should uh, present some solutions, some options for getting out of the depression. But classical theory, classical economics was fail, market system was fail in doing so. So we should
you can say that we should uh, reform our economic ideas, and we should uh, also include government in the इकोनॉमिक प्रोसेस। मतलब उन्होंने कहा देखिए, गवर्नमेंट अगर जो है सॉरी अगर प्राइवेट सेक्टर या बाजार इतना शक्तिशाली होता, तो जाहिर सी बात है कि 1930 की मंदी का उसने कुछ न कुछ जो है सोल्यूशन दिया होता। पर चाहे बाजार हो और चाहे 1900 सॉरी क्लासिकल इकोनॉमिक्स हो, दोनों इस रेफरेंस में फेल रहे हैं। इसलिए हमको कुछ सुधार की जरूरत है। और आफ्टर दैट किन्स gave the suggestion to the contemporary US गवर्नमेंट कि उसे जो है इट्स US गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द मार्केट, मीन्स गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन मार्केट, नॉट कंट्रोल इन मार्केट। ये हमेशा याद रखिएगा कि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन मार्केट इन द वेलफेयर ऑफ पीपल and also increase the public expenditure, because through the increment or through the increase of public expenditure there would be a lots of infrastructure related works will start. And if infrastructure related work will be started, then people will get job, get involved in that. And if they will get job in that procedure or that works, okay, then they will have money. And if they will have money, means they will go to market and create demand. If there will be demand in market, it means there will be production also, producer also be encouraged for produce things. And if he will produce things and public is demanding that produce, then there would be supply also. So through this mechanism, through this way, market can get out, our economy can get out, can get rid of this great depression। किन्स ने साफ साफ ये कहा कि बाजार में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, और उसका परिणाम ये होगा, और उस साथ में हस्तक्षेप करने का उद्देश्य सार्वजनिक हित होना चाहिए, सार्वजनिक जनता का हित होना चाहिए। सरकार को अपने खर्च बढ़ाने चाहिए, क्योंकि सरकार अगर अपने खर्च बढ़ाएगी तो अवसंरचनात्मक कार्य बढ़ेंगे, जैसे सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इसका मतलब उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि वो बाजार में जाकर मांग को जनरेट कर देंगे, मांग उत्पन्न कर देंगे। जैसे ही बहुत सारे लोग इस तरह के मांग उत्पन्न करते हैं बाजार में, तो जाहिर सी बात है जो उत्पादक है वो उत्साहित होगा ये देख के, वो इनकरेज्ड होगा, उसे प्रेरणा मिलेगी उत्पादन की कि वो प्रोडक्शन करे। एंड इन दैट कंडीशन वो प्रोडक्शन करना शुरू करेगा। और अगर डिमांड भी है और प्रोडक्शन भी है तो सप्लाई भी होना शुरू हो जाएगी। और इस तरह से जो इकोनॉमिक साइकिल, जो बिजनेस साइकिल रुकी हुई थी, वो फिर से क्या होगी, स्टार्ट हो कर देगी चलना, है ना, विल स्टार्ट टू रोटेट। जो अर्थव्यवस्था का चक्र है वो पुनः चलना शुरू कर देगा। ये किन्सियन मॉडल था। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये पूरी तरह से क्या कहते हैं कि मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, मार्केट में गवर्नमेंट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं, किन्स कहते हैं कि मार्केट में गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन मार्केट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। बट इन कंट्रास्ट टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, in contrast to classical economics, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स सॉरी मार्क्सिस्ट इकोनॉमी क्या कहती है, मार्क्सिस्ट इकोनॉमी ये कहती है कि सरकार को जो है संसाधन के सभी उत्पादनों पर कंट्रोल करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए है सवाल ये। व्हाट वाज द आइडियोलॉजी, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म?
The ideology of Marxism argues that the government should have control on all means of production, and it should also decide that what should be produced, who will produce, how will produce, where it will be produced. But why? Because capitalist entrepreneurs always produce with the purpose to maximize their profit, not for the welfare of public. And in production of such things which are related to basic needs, such like cloth, like food, and so on, there is not a lot of scope to get a huge profit. But if you are manufacturer, you are manufacturing some luxurious goods like mobile, you're manufacturing some other luxurious goods like TV, like sofa, like car, then there is a scope of heavy or huge profit. So capitalist entrepreneur always try to produce uh, luxurious good, not the goods which are very very essential for basic needs. और ये आइडियोलॉजी थी उनकी, और ये हकीकत भी है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति जब काम करता है, कोई भी पूंजीपति जब काम करता है, तो उसका उद्देश्य जो होता है वो अपने हित को अधिकतम करना होता है, अपने आर्थिक लाभ को अधिकतम करना होता है। और लाभ कहाँ ज़्यादा होगा? सीधी सी बात है, अगर हम मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, जैसे कपड़े बनाते हैं, जूते बनाते हैं, खाने के सामान बनाते हैं, तो इसमें लाभ का उतना बड़ा स्कोप नहीं होता है ना भाई। अगर मार्केट में 5 रुपए का पार्ले जी है, तो इस पर कंपनी का को ऐसा तो है नहीं कि कंपनी इस पे 5 रुपए अगर बेच रही है तो कंपनी 4 रुपए को अर्न कर रही है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा कंपनी को वो 0.5 से 1 रुपीज के करीब होगा। लेकिन आप सोचिए, अगर कंपनी मोबाइल बना रही है ना, और वो मोबाइल जो कि काफी लग्जरियस है, स्टेटस सिंबल है, तो अगर कंपनी 50,000 का मोबाइल प्रोड्यूस कर रही है, तो देयर इज स्कोप ऑफ एट लीस्ट 5 to 10,000 प्रॉफिट, है ना। ये बहुत जरूरी है समझना कि देखिए, आखिर वाई मार्क्सिज्म क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म, बिकॉज capitalist wants to maximize his profit, and for that purpose he will produce such things which will profitable, which will create more profit to him, and such goods will be called as luxurious good, because these are a status symbol, because these belongs to luxury, not these belong to luxury and desire, not to our needs, है ना। जैसे एसी है, एसी हमारी नीड नहीं है ना, हमारा काम कूलर से भी चल सकता है। बट एसी क्या है? एक लग्जरी है, स्टेटस सिंबल भी है। कार क्या है? एक स्टेटस सिंबल भी है ना। तो जाहिर सी बात है, जो स्टेटस सिंबल है उसकी कीमत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उसमें एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, वो अपनी जो है, इसको जो है कमोडिटी फेटिसिज्म बोलते हैं, वो आगे की चीज़ है, वो आप जो है एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ऐसी वस्तुएं जो कमोड एक तरह से स्टेटस सिंबल होती हैं, वो उनकी कीमत ज़्यादा होती है, और अगर कीमत ज़्यादा हुई तो प्रॉफिट ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो दैट इज क्लियर दैट capitalist entrepreneur will always try to produce such things which will give him more profit, and in that process they will not going to produce the products which are related to basic necessities. Okay, it is clear. So according to Marxist economy,
government should control the all means of productions, okay, and it should also decide that what should be produced, what should be, who will produce, where it should be produced, how it should be produced. मतलब सरकार को ना सिर्फ उत्पादन के सभी संसाधनों पर कंट्रोल कर लेना चाहिए, बल्कि नियंत्रण कर लेना चाहिए, बल्कि उसे ये भी तय करना चाहिए क्या बनना है, कहाँ बनना है, क्यों बनना है, और इस सब का उद्देश्य क्या होगा, टू मैक्सिमाइज द पब्लिक वेलफेयर, है ना, साम्यवाद, सबका, सभी लोग बराबर है, सबको बराबर का लाभ मिलना चाहिए. दैट वाज द मार्क्सिज्म. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. The next point is neoclassical, neoliberalism or neoclassical economics. नव उदारवाद या नव शास्त्रीय अर्थशास्त्र. आप इसको इस टर्म से समझें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये टर्म अपने आप में, सॉरी, ये टर्म अपने आप में इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाता है. नियो लिबरलिज्म. व्हाट इज लिबरलिज्म? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? उदारवाद. उदारवाद का अर्थ होता है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आपने शब्द समझ लिया तो जाहिर सी बात है आपको वो अवधारणा, वो विचारधारा भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेंट इंडियन इकोनॉमी. ओके, तो अब हम ये समझते हैं उदारवाद क्या होगा. उदारवाद का मतलब है उदार बनना, उदार विचारधारा को अपनाना. व्हाट इज इट्स मीन्स कि आप जो है लिबरल पॉलिसीज अपनाइए. अच्छा, अब लिबरल पॉलिसी इन विच कॉन्टेक्स्ट? अगर आप 1991 से पहले देखें तो भारत, इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, एंड इन दैट कंडीशन इफ एनी फॉरेन investor wants to come India and invest in India, wants to establish a firm, then it has to uh, it had to receive, sorry, no, sorry for that. If any industrialist or investor wants to come in India before 1991, in that condition, he was forced to, he was compelled to get permit or license with the government and make a collaboration with any private sector player of India. Okay, जब 1991 से पहले की चीज़ें देखते हैं तो उस समय जो भी कोई विदेशी निवेशक भारत आकर व्यापार करना चाहता था या कोई फर्म लगाना चाहता था, तो उसे यहाँ पहली बात तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था या परमिट. इसी को हम कहते हैं लाइसेंस परमिट राज. और साथ ही उसे किसी इंडियन कंपनी के साथ कोलेबोरेशन करना पड़ता था, और जो मालिकाना हक था मीन्स 51% शेयर होल्डिंग
would be इन्वेस्टेड इन इंडियन कंपनी, है ना। मतलब भारतीय कंपनी के पास ही 51% शेयर होगा, मतलब मालिकाना हक जो होगा वो इंडियन कंपनी के पास होगा। मीन्स इंडियन कंपनी विल बी ओनर ऑफ दैट ज्वाइंट वेंचर, because he has the 51% share of that company. And that was very very disencouraging provision, because अगर आप टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हो, अगर आप पैसा भी लेकर आ रहे हो, है ना, सब कुछ आप लेके आ रहे हो, उसके बाद अगर इस तरह का सिस्टम लगे जिसमें आपको साल भर लग जाए लाइसेंस और परमिट गेन करने में, है ना, और आफ्टर दैट आपको किसी जो है कम क्षमता वाले या कम महत्वपूर्ण कंपनी के साथ आपको जो है समझौता करना पड़े, उसके साथ कोलेबोरेशन में काम करना पड़े, तो फिर ये अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क होता था। और टैक्सेशन का सिस्टम भी कुछ इस तरह का था कि इन्वेस्टर्स इंडिया आना जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया आना उतना प्रेफर नहीं करते थे। तो जब 1991 में हमने लिबरलिज्म एलपीजी को अपनाया, तो उसमें यही कहा गया कि लिबरलाइज द इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइज द बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज। ओके, इसका मतलब क्या है? उदार विचारधारा अपनाना है, किस संदर्भ में? व्यापार व अन्य आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में। मतलब आप क्या करिए, आपके जो बिजनेस रूल्स हैं, आपके जो ट्रेड रिलेटेड रूल्स हैं, आप उनको क्या करिए, उनको लिबरल बनाइए, उनको आप ज़्यादा कट जो बहुत ज़्यादा कठोर हैं उनको थोड़ा आसान बनाइए, है ना। आप उसको प्रो इन्वेस्टर बनाइए। ओके, मतलब ऐसा ना हो कि कोई इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस वजह से लटक जाए कि उसको परमिट और लाइसेंस लेने में साल भर लग जाए और फिर वो इंडिया की कंपनी के साथ कोलेबोरेशन कराए। इस तरह की टफ रेगुलेशंस जो हैं वो हमेशा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगी, डिसइनकरेज करेंगी। तो उदारवाद में क्या कहा गया? उदारवाद में ये कहा गया कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, है ना, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, दे शुड बी लिबरलाइज्ड। ओके, उन्हें हमें क्या करना चाहिए? दे शुड बी इजी, हमें उसे आसान बनाना चाहिए। दे शुड बी इन्वेस्टर प्रो इन्वेस्टर, उसे जो है निवेशक के समर्थन में होना चाहिए, निवेशक के लिए प्रोत्साहन का काम करना चाहिए। पॉलिसी जैसी ना हो कि निवेशक उसको देखकर ही भाग जाए। ठीक है, तो ये उदारवाद कहलाता है। अब जरा देखिए, नियो लिबरलिज्म इकोनॉमिक्स क्या कहती है? यही वो भी यही बात कहती है कि प्रमोशन ऑफ फ्री मार्केट, बाजार को मुक्त कर दीजिए, है ना। फ्री मार्केट शुड गेट प्रमोटेड, मुक्त बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब इसका क्या है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुड बी मिनिमाइज, गवर्नमेंट को धीरे धीरे बाजार से बाहर आना चाहिए। एंड इट शुड प्ले द रोल ऑफ, इट शुड डू द वर्क ऑफ रेगुलेशन, उसे रेगुलेशन नियमन का काम करना चाहिए, एक मैच रेफरी का काम करना चाहिए, न कि मैच खेलने वाले खिलाड़ी का काम करना चाहिए। ओके, तो उन्होंने कहा कि मार्केट क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू न्यू लिबरलिज्म, बाजार फ्री होना चाहिए, बाजार में कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो। कम अब यहाँ पे प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है? आप मार्केट सबके लिए खोल दीजिए, और जो
कम कीमत में ज्यादा गुणवत्ता वाली वस्तु उत्पादित कर पाएगा, वो उपभोक्ता तक पहुंचा पाएगा, उपभोक्ता को आसानी से मिल सकेगी। अब देखते हो ना आजकल जो ट्रेंड है, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, अमेजोन है, लॉट्स ऑफ जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपके घर तक, आपके दरवाजे तक वस्तुएं पहुंचा देते हैं। तो ये व्यवस्था ये कहती है, ये अर्थशास्त्र ये कहता है कि that that venture, that entrepreneur will exist in market in the condition of a competition, who will success to provide the goods or services to customers at lowest price and in very easy and feasible manner। मतलब जो उपभोक्ता को आसानी से सामान उपलब्ध करा दे, कम पैसे में सामान उपलब्ध करा देगा, वो ही मार्केट में बना रहेगा, अदरवाइज वो अपने आप बाहर चला जाएगा। अच्छा, अब प्रतिस्पर्धा से क्या होगा? कंपटीशन से जो क्वालिटी होती है वो उसका इन्हेंसमेंट होता है ना। अगर क्वालिटी होगी, if there would be a competition in market, then it will resulted in good qualitative products, okay, because of competition the quality of products will increase, and if quality of products will increase, we will able to fight in international market, okay, and if we will able to fight in foreign market, international market, it will encourage or enhance our national or domestic industry। भाई सीधी सी बात है कि अगर प्रतिस्पर्धा होगी तो हमारे सामान की गुणवत्ता अच्छी होगी, अगर हमारे सामान की गुणवत्ता अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है हमारी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर वो बढ़ी तो फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा व्यापार भी बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा मतलब निर्यात बढ़ेगा, देश को फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा, एंड अलोंग विद इट जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी क्या करेगी? इनहेंस करेगी। ओके, इसके अलावा ये क्या कहते हैं? फ्री ट्रेड होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, लोअर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ओके, अब समझिए एलपीजी जो एलपीजी इन इंडिया जो है, इसमें क्या इससे कुछ अलग है? नहीं। In the process of LPG, adoption of LPG in India, all these were implemented, and these are in process of implementation also regularly, gradually, regularly। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है ये प्रोसेस रुक गया है, वो रोज होता जा रहा है। अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट लगातार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। ओके, तो now we are adopting this, we are working on this economy, हम इस अर्थशास्त्र के आधार पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन एक चीज बहुत ही जरूरी है, there should be some minimal in state intervention in public services like the health and education। उन्होंने ये भी कहा, जो न्यू लिबरलिज्म है या न्यू लिबरलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, मार्केट शुड बी फ्री, देयर शुड बी कंपटीशन, फ्री ट्रेड, प्राइवेटाइजेशन एंड लोअर मार्केट, लोअर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, इट्स ओके। बट आप जो मोस्ट वल्नरेबल पीपुल्स हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, आप उनको बाजार के सहारे नहीं छोड़ सकते, है ना। गवर्नमेंट कांट लीव देम ऑन द मर्सी ऑफ मार्केट। सरकार उन्हें बाजार के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती है, और इसलिए सरकार को एक मिनिमम, एक न्यूनतम स्तर का हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि सरकार
मोस्ट पुअर एंड वल्नरेबल, जो मोस्ट पुअर और वल्नरेबल पीपुल हैं, इनके इनके जो है इनके इंटरेस्ट को भी क्या किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। मीन्स इनको भी बेसिक कम्युनिटीज अवेलेबल कराई जा सके, जैसे फूड अवेलेबल कराया जा सके, जैसे कि वाटर, सैनिटेशन, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ये सब इनको अवेलेबल कराया जा सके। और अगर आप देखेंगे तो जब एलपीजी को अडॉप्ट किया गया इंडिया में, तो ये सारी चीज़ें भी की गई। सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार ने पूरा का पूरा सिस्टम उठा के मार्केट को दे दिया, नहीं, गवर्नमेंट इज इंटरवेनिंग एट अ मिनिमम लेवल एंड प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज टू पुअर, है। सरकार खाद्य सुरक्षा के तहत गरीबों को खाना देती है, सरकार मिड डे मील के तहत लोगों को, बच्चों को खाना देती है, फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेंस, है ना, जो 14 साल तक के बच्चे हैं उन सबको सरकार जो है शिक्षा भी देती है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देती है। along with it government also provide free health services to poor peoples, है ना। तो ये न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, या न्यू क्लासिकल जो कॉन्सेप्ट है। असल में न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है, ये वेलफेयर स्टेट के, it is based on welfare state, and according to this concept, this is not the work of government to produce or to manufacture shoes and clothes and Parle-G biscuit. Government is made for providing basic amenities and maintain law and order and create infrastructure in country. सरकार सामान बनाने के लिए नहीं बनाई गई है, सरकार सुशासन उपलब्ध कराने के लिए, सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, है ना, और संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए बनाई गई हैं। इसलिए सरकार को बाजार से तो आप बाहर हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वो वेलफेयर स्टेट है, इसलिए उसे ये भी करना चाहिए। ओके, इट इज क्लियर। तो ये नियो क्लासिकल जो थियोरी है, ये क्लासिकल प्लस मार्क्सिस्ट, दोनों आइडियोलॉजी को साथ लेकर चलती है। इट कंटेन्स द, यू कैन से, बेटर फीचर्स ऑफ बोथ आइडियोलॉजीज, एंड नाउ इन द वर्ल्ड इट इज इन प्रैक्टिस। पूरी दुनिया में अगर इस समय किस कोई अर्थशास्त्र या कोई इकोनॉमिक डिसिप्लिन जो है फंक्शन कर रहा है, तो वो है नियो क्लासिकल। ठीक है, ओके। मुझे लगता है क्या ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को भी देख लेते हैं। देखिए, दो तीन ब्रांचेज जो हैं, जो मॉडर्न आजकल जो विकास हो रहा है अर्थशास्त्र का, और उसमें जो नई नई जो ब्रांचेज जो डेवलप हो रही हैं, उसमें दो तीन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, है ना। सम न्यू
economics or new economic ideas or ideologies are very very important for ourselves in the reference of examination, है ना। हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि भाई इसका मतलब क्या है, कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, है ना। और ये सीधे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन भी सीधे पूछे जाते हैं। इसमें पहला है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक वेलफेयर इकोनॉमिक्स, आप ये काट दीजिएगा, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। अब देखिए ये क्या कहते हैं, दिस प्लेसेस ग्रेटर emphasis ऑन environment and and take a more radical approach to questioning whether economic growth is needed। ध्यान से देखें ये क्या कहते हैं, this ideology uh, put more emphasis, give more importance to environment, and it is also asked the question that is this economic development is important। अब जरा इस बात को समझिए बहुत ध्यान से, जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है वो असल में डेवलपमेंट के जो बैड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से सामने आया। भाई औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति की वजह से जो है बहुत सारे कारखाने खुले और उनसे जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हुआ, इसके साथ डिफॉरेस्टेशन हुआ, है ना, और लॉट्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स स्टार्ट टू इमर्ज। तो अब इसको इसके सोल्यूशन के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, these activities are directly related to economics, so one branch of economics tries to find the way how to make the process of development more environment friendly। हम कैसे या किस तरह से आप कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया को अधिक से अधिक पर्यावरण संवेदनशील बना सकते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखना जरूरी हो जाता है कि भाई अगर आप कोई डेवलपमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आप रोड बना रहे हैं, अगर आप ब्रिज बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। इफ देयर विल बी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ओके, if there will be environmental degradation, it means it will have some cost, some hidden cost। हम जोड़ते नहीं है ना, रोड बनाने में जो पेड़ कटे उसको तो हमने जोड़ा नहीं, बट इट इज हिडन कास्ट, इसीलिए अब ग्रीन जीडीपी की भी बात की जाती है। ओके, along with it, अगर कहीं पे डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क होता है तो उससे एक और प्रॉब्लम होती है कि लोगों का विस्थापन होता है ना। लोगों को बहुत बड़े लार्ज स्केल पे गांव के गांव, इलाके के इलाके जो है वो डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं। तो फिर ये पूछा जाता है कि भाई ठीक है, क्या हमने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है वो रेशनल है, क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये जरूरी था, क्या इसका जो रिजल्ट निकला है डेवलपमेंट रिलेटेड, वो जो उससे साइड इफेक्ट हुए हैं उससे ज़्यादा है या उससे कम है। भाई सीधी सी बात है, भाई दो चीज़ें हुई ना डेवलपमेंट से, एक तो विकास हुआ और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ पर्यावरणीय अवनयन। और मानवीय विस्थापन। These are two negative impacts or negative outcomes of
development related processes. Means first is environmental degradation, second is human dislocation, displacement. तो अब ये देखना जरूरी है कि क्या इज डेवलपमेंट is more important or give more profit to us in the comparison with environmental degradation and human displacement. ओके मतलब जो पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है, जो इंसानों का विस्थापन हो रहा है, उसकी तुलना में जो आर्थिक लाभ है उस विकास की प्रक्रिया से वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर विकास की प्रक्रिया है। अन्यथा अगर उस तुलना में जो है आर्थिक विकास प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर ये विकास का कार्य जस्टिफाइड नहीं है, तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। Okay, it should be very clear that environmental economics examine every economic activities with the reference of environmental security, environmental degradation, human displacement and other related phenomena, and it wants to rationalize the economic development. It wants to justified, it wants to make more justified economic development, and because of that such concept like sustainable development, सतत विकास, कुछ नई अवधारणाओं ने जन्म लिया, जैसे सतत विकास है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब वर्तमान समय में हम जिस विकास प्रक्रिया की बात करते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं करते, वी विल नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ। If we are talking about development, then we should also focus on sustainable development. Sustainable development process should be also a most important point of our development process. Okay, like this. Some other also new concept like social auditing, green GDP, and some various type of index were also used to just to examine this process, है ना। बहुत सारे जो है आर्थिक सूचकांक हों या बहुत सारे नए आपके नई विचारधाराएं हों, संकल्पनाएं हों, उनका विकास हुआ ये समझने के लिए कि ये विकास प्रक्रिया क्या सही है, क्या जस्टिफाइड है, क्या न्याय संगत है, क्या इससे जो होने वाले नुकसान की तुलना में जो लाभ मिला है वो ज़्यादा है। अगर लाभ ज़्यादा है देन इट इज़ बेटर, अगर लाभ ज़्यादा नहीं है, नुकसान ज़्यादा है, देन इट कांट बी justified. Okay, this is new branch of economics and known as environmental economics, and right now it is one of the most important approach of development. आप देखते हो गवर्नमेंट हमेशा जो है जो भी पॉलिसीज बनाती है तो उसमें क्या करती है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, एंड आल्सो ट्राइज टू कंपनसेट these deficit. Either it is environmental deficit or human displacement related deficit. गवर्नमेंट क्या करती है, वो नुकसान को, पर्यावरणीय अवनयन को और मानवीय विस्थापन दोनों को न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास करती है।
ओके, तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र क्या है? पर्यावरणीय अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो विकास प्रक्रिया को अधिक पर्यावरण के संवेदनशील बनाने का प्रयास करती है, जो यह देखती है कि क्या जो विकास के काम किए गए हैं वो पर्यावरण संवेदी हैं, क्या वो जरूरी थे, क्या उनसे जो लाभ हुआ वो पर्यावरण को हुई हानि से ज़्यादा है। दूसरी बात, क्या जो पर्यावरण को हानि हुई उसे कंपनसेट किया गया। ओके, तो दीज आर द कीज पॉइंट ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ओके, once again I am repeating what is environmental economics, and it is very very important. Environmental economics is that branch of economics which tries to make more uh, you can say more environment sensitive development, and it wants to justified, it wants to uh, m- make you can say that it wants to create the process, generate the process through which we can justified, or we can examine the purpose or examine the impacts of projects, okay, on environment. Are these projects, development related projects, are environmental friendly, and their relation with the their impact on environment is more than the bad impacts of human and environment. Okay, so this is, and it is also very important that who are the important persons or ideologists or economists related to this ideology or this economics. Garrett Hardin, ई एफ सुमाकर, आर्थर पीगन। और ये याद रखिएगा कि ये पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है, एंड इट कैन बी आस्क्ड, इट इज प्रोबेबल क्वेश्चन, आपको ये नाम भी याद करने होंगे। Let us move to the new or other topic of our next branch of economics, and it is known as behavioral economics, व्यवहारवादी अर्थशास्त्र। ठीक है, हु आर द मेन economists related to them? Robert Shiller, Richard Thaler, Gary Baker, Trasky. Okay, so these are the most important behavioral economists, and it should be memorized because it can be asked. Okay, what is the crux of behavioral economics? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर हम बाजार जाते हैं तो बाजार में कुछ भी खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात है कि केवल पैसे, केवल डिमांड सप्लाई, इन चीज़ों से ही हम किसी चीज़ को खरीदते नहीं हैं, पसंद नहीं करते हैं। अब जैसे एक चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए हमारे पास ₹10 lakhs हैं, वी हैव 10 lakhs, and we have to purchase car, तो भाई हम इसमें एक एसयूवी भी खरीद सकते हैं। वी कैन परचेज एसयूवी थ्रू मनी, और हम इससे एक छोटी कार भी ले सकते हैं। अब अगर एक पढ़ा लिखा, शांति प्रिय, आप कह सकते हो मोर सिविलाइज्ड पर्सन कार परचेज करने जा रहा है, तो मोस्टली उसकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो डिसेंट कार चुनने को प्रेफर करेगा। वो कार जो देखने में अच्छी लगे, ज़्यादा भड़काऊ ना लगे, है ना,
जिसका लुक क्या हो, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो। वहीं एक ऐसा आदमी जो अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए नोटोरियस है, कुख्यात है, बदनाम है, तो वो किस तरह की कार खरीदना पसंद करेगा? वो कार जो देखने में क्या हो, बड़ी हो, एसयूवी हो, है ना, एंड जिसका लुक बहुत ज़्यादा भड़काऊ हो, आप कह सकते हो बड़ा हो, थोड़ा जाइंट शेप हो। अब ये जो बी पर्सन था वो एक इस कार को भी खरीद सकता था, और ये ए पर्सन इस कार को भी खरीद सकता था। तो ऐसा क्यों हुआ कि ए पर्सन ने ये डिसेंट लुक वाली कार ली और बी पर्सन ने ये बहुत ही जाइंट शेप वाली एसयूवी ली? वजह क्या है? दोनों की अपनी साइकोलॉजी। असल में हम हमारी जो गतिविधियां हैं वो केवल बाजार से ही नियंत्रित नहीं होती हैं। Our activities are not only controlled and regulated and operated because of mm, um, market forces. It are also affected from our customs, from our background, from our with our education, with our profession, and these all makes our cognitive behavior। इन सबके मिलने से हमारी एक मनोवैज्ञानिक, जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। ठीक, तो पहले जो है इकोनॉमिक्स में केवल और केवल ये माना जाता था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती हैं। लेकिन अब राइट नाउ इन प्रेजेंट टाइम, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, है, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ रही है, ओके, तो some new approaches are coming forward, and these propagate, these tells us that market activities are our activities, our reaction in market is not only governed by, operated by, affected by the powers of demand and supply, but it is also affected by some other things like our social background, like our culture, like our profession, like our psychology, cognitive behavior। ओके, तो ये जो अर्थशास्त्र है जो आर्थिक व्यवहारों में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को, इंसान इस तरह का ही बिहेव क्यों करता है, इंसान किसी खास वस्तु को देखकर खास तरह की प्रतिक्रिया क्यों देता है, ऐसी ही प्रतिक्रिया क्यों देता है, उसने दूसरी वस्तु को क्यों नहीं चुना? इस तरह के जो सवाल हैं, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ बिहेवियरिकल इकोनॉमिक्स। आई थिंक इट इज वेरी इजी। व्यवहारवादी अर्थशास्त्र, इसका मतलब अर्थशास्त्र की वह शाखा जो आर्थिक विचारों को, जो आर्थिक निर्णयों को व्यवहारवादी दृष्टिकोण से देखती है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखती है। उसमें ये खोजने का प्रयास करती है कि किसी भी आर्थिक निर्णय के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं जो कि आर्थिक कारकों से अलग हैं, है ना भाई? बहुत सारे कारक हैं, तो उसमें आर्थिक कारक भी है, तो आर्थिक कारकों के अलावा और कौन से कारक हैं? ओके, दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which tries to find these are those factors which affected economic activities, economic behavior of human, except economic powers or except economic factors। Okay, this is behavioral economics and this should be very very important। it देखिए, याद रखिएगा,
वर्तमान समय में it is very important, it is very important. And before it, and before it I explained also this. These are most important with the perspective of examination, because there are lots of questions have been asked in previous classes. So new questions will be come from these section, like from neoclassical economics, from environmental economics, okay, from behavioral economics, and from development economics. Development economics, let us consider, let us discuss about the development economics. एक चीज याद रखिए, देखिए, चूंकि एग्जाम नजदीक है आपका सीईटी का, तो अभी ये जो क्लासेस हैं वो बेसिक, ये बेसिक क्लासेस हैं. Means that classes which are very very essential to build a big, foundation for making a better understanding of microeconomics, macroeconomics, Indian economics. But these are very essential classes, it should be very clear. एंड ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, आप इसे बार बार देखें, जहाँ नहीं समझ में आए आप आपको नंबर दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. इसके अलावा जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा उसे पढ़िए, उस पर आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको पढ़ें, उसको अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के बाद जो वो अपना असेसमेंट भी करें, आप देखें कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं. हमेशा याद रखिए कि यू आर द बेस्ट एग्जामिनर ऑफ योर सेल्फ, आप खुद के सबसे अच्छे परीक्षक हैं. दूसरी बात, वी आर ऑलवेज विद यू 24/7. इफ यू आर रीडिंग, if you are preparing very very seriously for this exam, then you can make a call, you can make a query on any time. Okay, आपको वीडियो भी अवेलेबल कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको क्वेश्चन भी अवेलेबल कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो बी सिंसियर, बी रेगुलर, and don't escape the basic classes, because these are the classes which will make the foundation for your uh, more advanced segments of economics, है ना. जैसे मैंने बताया कि आपको बेसिकली जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से आएंगे. ओके, हो सकता है इकोनोमेट्रिक्स से भी आए, एंड इंडियन इकोनॉमी से आए. तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जो आपका फाउंडेशन है वो क्लियर हो सकता है कि आपका पहले से क्लियर हो, इट्स वेरी गुड. तो उससे कम से कम यू विल गेट अ रिवीजन आल्सो, आपका एक रिवीजन हो जाएगा. दूसरी बात, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर जीएस और जी के पोर्शन आल्सो. you have to opt some GK questions in paper also. So please don't escape these classes. Okay, from next Monday, I will start microeconomics, and this will be up to totally exam oriented. This is not for your exam preparation. This is for
This is teaching, I am telling it, I am teaching it only for making your foundation very very clear. Because if you are not have good basics, you are not good in basics, then it will be going to be very very, sorry, it will be going to be very 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 tough for yourself, that attempting all questions or attempting maximum questions in paper. Okay, let us come to the development related economics. That branch of economics which is related to development process. अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार हर अर्थशास्त्र की तो हर शाखा यही करती है। वो हर शाखा, हर शास्त्र की विकासात्मक कार्यों पर, विकास किस तरह से हो, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से हो, इस पे बात करती है। तो फिर इसकी क्या जरूरत है? भाई न्यू क्लासिकल भी तो यही बात काम करता है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी तो यही बताता था ना कि मार्केट कैसे बेहतर करेगा, और कैसे मार्केट के बेहतर करने से इकोनॉमी बेहतर होगी। याद रखिए वो एक आइडियोलॉजी है क्लासिकल इकोनॉमिक्स की, कि एवरीबडी वर्क्स फॉर इट्स मैक्सिमम, फॉर ऑप्टिमाइजिंग इट्स और मैक्सिमाइजिंग इट्स बेनिफिट। Everybody is functioning, or everybody functions for maximizing his interest or benefits. And if every person of economy will start to do so, every person of economy, every individual of economy, in economy will start to work for its best possible interest, then the overall development of economy will happen automatically. भाई अगर अर्थव्यवस्था के सभी लोग जो है अपने अधिकतम लाभ के लिए काम करेंगे, है ना, तो अर्थव्यवस्था का तो अपने आप लाभ सुनिश्चित हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि घर में अगर 4 लोग हैं और चारों लोग अपने सबसे बेहतर के लिए काम कर रहे हैं, अपने सबसे बेटर अचीवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो मतलब सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे और सभी ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेंगे, तो इसका रिजल्ट होगा कि परिवार की आय, पारिवारिक आय अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर अर्थव्यवस्था के सभी लोग अधिक से अधिक अर्न करेंगे, तो अर्थव्यवस्था की इनकम अपने अपने आप बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था की इनकम बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था का विकास भी अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था की क्षमता बढ़ जाती है विकासात्मक कार्यों पे खर्च करने के लिए। अंडरस्टैंड, है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि बाकी भी वही बात कर रहे थे, तो ये अलग क्यों? ये अलग है बिकॉज अदर ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमीज like capitalistic approach, like neoclassical approach, generate some disparity, generate some problems related to disparity in society, है ना? जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है या अदर ब्रांचेज हैं, इनकी वजह से अर्थ अर्थव्यवस्था में, पूरी दुनिया में, नॉट इन इंडिया ओनली, पूरी दुनिया में कुछ विसंगतियां पैदा हुई, असमानताएं पैदा हुई। जैसे आप देखते हो कि गरीबी की गहनता बढ़ी है, severity of severity of poorness is has been increased in some previous decades, है ना? इसी प्रकार गैप बिटवीन रिच एंड पुअर आल्सो इंक्रीज। गैप बिटवीन
poor and rich has been also increased. इसी तरह से अगर आप देखिए तो ड्यू टू द डेवलपमेंट प्रोसेस विच वेर adopted in some previous decades, regional disparity also emerge. है ना, अगर आप देखोगे तो इंडिया के कुछ स्टेट्स जो है वो बहुत अमीर हैं और कुछ स्टेट्स गरीब हैं. अगर आप ध्यान से देखो तो यू कैन डिवाइड इंडिया इन टू पार्ट्स. The western part of India is comparatively more rich, like Gujarat, like Punjab, okay, like not like Punjab, not included in Rajasthan. I am not including Rajasthan in it, but Punjab, Haryana, Delhi, some parts of Rajasthan, some parts of Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, these are developed state. These have the more SDI value. But in comparison of these, UP, Uttarakhand, UP, Bihar, Odisha, and other states are lagging behind in process of development. भाई जितना विकास पश्चिमी राज्यों का हुआ है उसकी तुलना में इधर के राज्यों का विकास कम हुआ है. और इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि माइग्रेशन होता है. माइग्रेशन होता है, जैसे यूपी बिहार से लोग काम करने महाराष्ट्र चले जाते हैं, है ना. और उसके बाद जाहिर सी बात है यूपी का अगर आदमी, इफ एनी पर्सन रिलेटेड टू यूपी वेस्ट goes to Maharashtra for earning and getting some job and for earning, he will ready to do work on low wages also. Okay, if any contractor will give him work for a day only on 150 rupees, a Marathi will not ready to do, or to a Marathi person will not ready to do this work at this rate. Why? Because he has his home, he has some in ancestral property like land farm and etc, and there are a society which is supported him also. But a person of UP who went to Maharashtra for livelihood, for getting livelihood, he is compelled to do work on any condition, because if he will not work mm, for a single day, understand it, he has to go, he has to spend his whole day maybe without food, maybe without shelter. So this is matter of life. So this is matter of existence, and he is ready to do this. This will creates a process in which Marathi persons will start to lose their jobs in the hand of northern Indian peoples. Okay,
तो देखिए इससे टेंशन, क्षेत्रीय तनाव पैदा होते हैं। तो जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है वो ये कहता है कि भाई विकास हो, पर विकास में प्राथमिकता किसको मिले, व्हाट शुड, हु शुड बी priority sector, or who should be more priority prioritized, or you can say that which persons are in the more need, और ऐसे आप इसको कह सकते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनके विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। हु आर दीज पीपुल्स which development process is more necessary comparatively to others। ओके, मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहते हैं कंसर्न विद इश्यू ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट इन पुअरर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। इस तरह के जो है विकास अर्थशास्त्र का संबंध सिर्फ विकास की प्रक्रिया से नहीं है, बल्कि जो समाज की कुछ परेशानियां हैं, समाज में जो कुछ आर्थिक विसंगतियां हैं, देयर आर सम इकोनॉमिक एबनॉर्मलिटीज इन सोसाइटी, उसे भी डील करने का जो है एफर्ट करता है। ओके, जैसे वो इस बात पे फोकस करता है कि गरीबी को कैसे खत्म किया जाए, मीन्स हाउ टू एबोलिश poverty, what should be process for abolishment of poverty, along with it how the maximum benefit of poor peoples can be possible। Okay, development economics is concerned with both micro and macro aspect of economics development। ये भी याद रहना चाहिए, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ना केवल एक पर्सन पे कंसंट्रेट करता है, बट इट आल्सो कंसंट्रेटेड, इट आल्सो फोकस्ड, इज आल्सो वर्क, it also works at the level of economy, means it works from micro to macro level। it wants to ensure it wants to ensure the maximum welfare of most poor and vulnerable peoples of society, and this can be done only by the working on both edges। ये तभी हो सकता है जब दोनों लेवल पे जाकर काम किया जाए। ठीक है, इश्यूज इंक्लूडेड ट्रेड वर्सेस एड, मतलब किसको वरीयता दें, एड देना चाहिए, सहायता दी जाए या ट्रेड में इन्वॉल्व किया जाए, इंक्रीजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बेस्ट वेज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड वर्ल्ड डेब्ट, है ना। ओके, अब यहाँ एक टर्म है थर्ड वर्ल्ड, इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अब ये जैसे इन्होंने कहा कि पूंजी निवेश में वृद्धि, मतलब development economics also discuss that if we are going to invest money, how this money can be utilized best in the favor of society, and the concept of human capital, skill development and other concepts also a product of development economics। HDI value, development economics focus on the upliftment of poor peoples, and for this purpose he attempts to strengthen them, and for making more strengthen them, it is very necessary to make them uh, educated, to make them skillful, to um, provide them financial aid, like mudra and other, so that they can start their own business, or they can be involved in other businesses because of being a skilled person। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि वो डेवलपमेंट रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स है वो ये नहीं देखता है कि विकास कैसे होगा,
वो ये देखता है कि विकास जो हो रहा है उसमें सबकी भागीदारी कैसे होगी, हाउ एवरी पर्सन विल बी इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, and how the maximum economic development of most vulnerable and marginal peoples of society can be ensured. Okay, और इसी यहीं से निकल के एक नया कॉन्सेप्ट भी आता है जिसे कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए, ये जो इंट्रोडक्टरी क्लास है ये इसीलिए ली जा रही है ताकि जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, चाहे वो आपके इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर आपके जो है जीके पोर्शन से रिलेटेड हो, वो आपका कवर हो जाए और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाए, जिससे कि जो एडवांस सेक्शंस हैं वो पढ़ाए जा सके, है ना। What is inclusive growth? Inclusive growth is that process of growth which encompasses or which included every person or every section of the society in the process of growth. Okay, economic sorry inclusive growth is that process of growth which included every section, every person, every gender, everyone in the process of development. Means overall development of overall society. Every component, every individual of society should be included in the process of growth, and this growth is known as inclusive growth. So right now it is very important: sustainable development, inclusive development, and this should be um, uh, understand there should be a very clear understanding of these, and along with it you have to uh, learn, you have to memorize some facts also, like SDG and other. I will teach you in further lectures. So these are the mm, branches of economics. Again, I am revising this only in 10 minutes. Kindly be very concentrated on the class. What is economics? Economics is a science which deals with the problems of persons, of any individuals, which is related to the needs and scarcity of resources. It means in economics we study that how we can make, how can ensure maximum satisfaction of people's need by the use of scarce resources. Okay, understand? Second thing means economics is study of uh, making choice, making priorities, and uh, taking decisions regarding that. Okay, this is this entire process is known as economics. There are two branches of economics. First is microeconomics, second is macroeconomics. In microeconomics we studied the we study the uh, economic problems or economic issues on individual level, on personal level, or household level, or you can say that to any single unit, a business unit level. Okay,
rather than in macroeconomics we deals the economic problems at the broader entities of economy, like that national economy, like that international economy, world economy, state economy. The questions are same. It is important that the questions are same, but the scale is different. Microeconomics discuss this, are studies this these problems on surface level, or on ground level, or on personal level, on a personal level, or a unit of society, while macroeconomics deal with on a broader level. Okay, there are some other types of economics, like uh, first is classical, which propagates the mm, ideologies like free market, free trade, okay, less or minimal intervention of government in market system. Okay, and because on the basis of these ideas, mm, one model was developed, one economic model was developed, which is known as what, which is known as capitalist economy. Okay, after that, second is neoclassical, which includes more rational approach, more mathematical approach in economics. Third is Keynesian economics, who argued that market economy or capitalistic economy or classical economy will not be solution for every problem, and they are not also able to give solution of every questions. So government should intervene in market in the welfare of public, and government should um, increase its expenditure. Okay, after that, Marxist economies, which is totally antagonistic, which is totally standing on second pole in the reference of capitalism, uh, where capitalism is saying that government should be out of market, uh, but Marxism said that every means of production should be in the control of government, and government should make it clear, government should determine that what should be produced, how should be produced, for whom it will be produced, because every person, because the interest of every persons should be fulfilled. Okay, this is Marxism. This is also a extremist branch. Okay, after that, neoclassical branch. Neoclassical means neoclassical or neoliberalism, sorry, neoliberal economics. What is the rules or principles of neo liberal economics? It uh, puts more focus on the mm, mm, liberalization of or dilution of uh, strict strict trade related policies and business related policies. Okay, and it also follows the principles of classical economies like free market, free trade, laissez-faire, and so on. But along with it, it also stated that poor peoples can't be left on the mercy of मार्केट. इसके साथ ये भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट को गरीबों की रक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में वो पिस जाएंगे, उनके जो है आर्थिक हित सुरक्षित नहीं रह पाएंगे. ओके,
नेक्स्ट अब कुछ नए जो विचार हैं, जो नई आइडियोलॉजी है इकोनॉमिक्स की, जो नए इकोनॉमिक्स के ब्रांच है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वी आल्सो डिस्कस about the psychological dimension of any economic activities, a branch of economics which deals with the psychological dimension, behavioral dimension of the uh, decision or decision of any person, or any or economic activity of any person. Where development economics deals with the maximum, you can say that deals with the maximum development of poor and vulnerable peoples. Okay, and this is very important because you can see a name here, Amartya Sen and Mahbubul Haq. Okay, Mahbubul Haq and Amar Sen are related with development economics. Simon Kuznets, it's very important name also. He is also related with डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, या द्रेज, द्रेंजा भी बोलते हैं, ही इज आल्सो रिलेटेड विद development economics. Okay, so this is the first chapter I have completed in completed this chapter, and I make a effort to make your understanding clear about these ideologies. But if you have any query, if you have any problem, you can ask me, you can send your inquiry, you can call, you can uh, mm, you meet me after some time. Okay, we will also provide you some PDF of this chapter. Questions belongs to this chapter. This would, everything would be um, make available to you without any cost. Okay, only you have to do this with your full effort. Thanks for today.